नमस्कार श्रोताओं, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के सामुदायिक रेडियो हेलो हल्द्वानी 91.2 एफएम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सुमित सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो श्रोताओं, आज मैं आप लोगों के समक्ष एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक फाइनेंस कमीशन के बारे में चर्चा करना चाहूँगा। फाइनेंस कमीशन का हमारे इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन और हमारे इंडियन गवर्नेंस में बहुत ही बड़ा और बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। फाइनेंस कमीशन के बारे में अगर हम लोग समझने का प्रयास करें तो भारत एक संघीय देश है। यहाँ पे सेंट्रल की अलग भूमिका है और स्टेट की अलग भूमिका है। इस भूमिका के तहत हम लोग ये देखते हैं कि सेंट्रल को अपने कार्य करने के लिए और स्टेट को अपने कार्य करने के लिए फाइनेंशियल रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है। भारतीय संविधान में सेंट्रल और स्टेट को उसके विषय के तहत फाइनेंशियल रिसोर्सेज प्रदान किए गए हैं। तो दोस्तों, अगर हम लोग देखने का प्रयास करें तो केंद्र के पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऐसे हैं जिस पे काफ़ी बड़ी मात्रा में उसको रेवेन्यू प्राप्त होता है और सेंट्रल के पास दायित्व उतने नहीं हैं। उधर दूसरी तरफ हम लोग देखें तो स्टेट के पास दायित्व ज़्यादा है और उसके पास उस प्रकार के फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं है जिससे उसको बड़ी मात्रा में राजस्व प्राप्त हो सके। तो इसीलिए श्रोताओं, इस इम्बैलेंस को कम करने के लिए संविधान में फाइनेंस कमीशन का उल्लेख किया गया था। अगर हम लोग बात करें संविधान के 280वें अनुच्छेद में, तो उसमें फाइनेंस कमीशन का जिक्र है और फाइनेंस कमीशन को एक क्वासी जुडिशियल बॉडी कहा गया है। यह एक संवैधानिक संस्था है जो कि क्वासी जुडिशियल बॉडी है। क्वासी जुडिशियल बॉडी इसलिए है कि क्योंकि इसको सिविल कोर्ट के अधिकार प्राप्त हैं, अर्थात ये किसी भी व्यक्ति को, किसी भी ऑफिसर को, किसी भी पब्लिक अथॉरिटी को समन कर सकता है और ये किसी भी पब्लिक डाटा को कलेक्ट कर सकता है और किसी भी प्रकार की पब्लिक जानकारी को प्राप्त कर सकता है। तो बेसिकली ये एक ऐसी बॉडी है जिसको सिविल कोर्ट के राइट्स प्राप्त हैं, तो इसीलिए हम लोग इसे क्वासी जुडिशियल बॉडी भी कहते हैं। और श्रोताओं, अगर मैं बात करूं किस प्रकार से ये इसका कंपोजिशन किया गया है, तो फाइनेंस कमीशन में ये एक 5 मेंबर बॉडी है जिसकी नियुक्ति प्रेसिडेंट करते हैं और 1951 में पहले फाइनेंस कमीशन को अपॉइंट किया गया था। उसके बाद से अभी तक 15 फाइनेंस कमीशन को अपॉइंट किया जा चुका है। अगर हम लोग बात करें फाइनेंस कमीशन की, एक तो इसमें आपके अध्यक्ष होते हैं और एक इसमें 4 मेंबर होते हैं। तो जो अध्यक्ष होगा उसको पब्लिक अफेयर का अच्छा खासा एक्सपीरियंस होगा, पब्लिक लाइफ में अच्छे तरीके से उसको नॉलेज प्राप्त होगी, वो उसको एक बहुत ही लंबा अनुभव होना चाहिए पब्लिक अफेयर का। तो ऐसे आदमी को फाइनेंस कमीशन का अध्यक्ष बनाया जा सकता है। अगर हम लोग बात करें जो इसके मेंबर्स हैं, उसमें से जो 4 मेंबर्स जो होंगे उनका चुनाव कुछ इस प्रकार से होगा। या तो कोई व्यक्ति हाई कोर्ट का जज हो या फिर हाई कोर्ट का जज बनने लायक हो। और इसके बाद हम लोग बात करेंगे या तो कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसको फाइनेंस और अकाउंट की अच्छी खासी नॉलेज हो, और या तो कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसको फाइनेंशियल मैटर्स और एडमिनिस्ट्रेशन की अच्छी नॉलेज हो, और या तो कोई ऐसा व्यक्ति हो जो इकोनॉमिक्स का बहुत अच्छा जानकार हो। तो इस प्रकार से 4 व्यक्तियों का चुनाव होगा, जो या तो हाई कोर्ट का जज हो या जज बनने लायक हो, उसको फाइनेंस और अकाउंट्स की अच्छी जानकारी होनी चाहिए, उसके बाद फाइनेंशियल मैटर और एडमिनिस्ट्रेशन की अच्छी खासी जानकारी होनी चाहिए, या तो वो इकोनॉमिक्स का अच्छा जानकार हो। अगर हम लोग फाइनेंस कमीशन के कार्य की बात करें, फाइनेंस कमीशन के फंक्शंस की बात करें, तो पहला ये है कि जो फाइनेंस कमीशन है आपका, वो जो सेंट्रल को जितने भी टैक्सेस के तहत जो रेवेन्यू प्राप्त होता है उसको किस प्रकार से स्टेट के मध्य उसको डिस्ट्रीब्यूशन करना है, अर्थात स्टेट के साथ किस प्रकार से उसको शेयर करना है, इसके लिए वो रिकमेंडेशन देता है। और दोस्तों, मैंने पहले ही बताया था कि स्टेट और सेंट्रल के बीच एक इम्बैलेंस है फाइनेंशियल रिसोर्सेज का। इसके तहत हम ये देखते हैं कि सेंट्रल के पास ऐसे टैक्सेस जाता है जिसमें रेवेन्यू दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और उसके पास उस अनुपात में कार्य ज़्यादा नहीं है, लेकिन स्टेट के पास कार्य ज़्यादा है। जैसे आपका शिक्षा हो गया, क्योंकि शिक्षा को 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा भले ही उसको समवर्ती सूची में ऐड किया गया हो, लेकिन
एक जो पुराना स्ट्रक्चर बना हुआ था, क्योंकि उससे पहले वो स्टेट का सब्जेक्ट था, तो एक पुराने स्ट्रक्चर के तहत ही आज भी कार्य किया जाता है। और स्टेट के कार्य शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा है, और हेल्थ आपका राज्य का सब्जेक्ट है, पब्लिक ऑर्डर है। तो हम ये देख रहे हैं कि स्टेट के पास दायित्व ज़्यादा है और उस अनुपात में उसके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं है। तो इसके माध्यम से जो फाइनेंस कमीशन है वो रिकमेंडेशन देता है कि किस अनुपात में जो सेंट्रल को टैक्सेस प्राप्त हो रहे हैं वो किस अनुपात में स्टेट के साथ उसको शेयर करेगा। और इसके अलावा कि किस प्रकार से ग्रांट एंड एड सेंट्रल गवर्नमेंट आपका स्टेट गवर्नमेंट को देगा, इसका भी रिकमेंडेशन देता है। इसके अलावा फाइनेंस कमीशन ये भी रिकमेंडेशन देता है कि किस प्रकार से स्टेट अपने जो उसकी संचित निधि है उसमें किस प्रकार से इजाफा करे कि वो फाइनेंस प्रोवाइड कर सके, जो ग्रांट एड प्रोवाइड कर सके लोकल गवर्नमेंट को, कि किस प्रकार से जो आपका स्टेट गवर्नमेंट है वो अपने कंसोलिडेट फंड में इजाफा करे, और वो उस इजाफा करने के बाद वो किस प्रकार से सहायता प्रदान करे आपके पंचायतों को। उसके अलावा वो इन मैटर्स पे भी सिफारिश देता है जो कि प्रेसिडेंट द्वारा उसको सुझाए जाएं कि आप इन मैटरों पर भी हमको सुझाव दीजिए। श्रोताओं, ये आपका बेसिकली हमने फाइनेंस कमीशन के बारे में बात किया। तो अभी तक जैसा मैंने पहले ही बताया था कि अभी तक 15 फाइनेंस कमीशन प्रेसिडेंट द्वारा नियुक्त हो चुके हैं। जो लास्ट फाइनेंस कमीशन आपका नियुक्त हुआ है 15वां फाइनेंस कमीशन, उसकी नियुक्ति तो प्रेसिडेंट द्वारा 2017 में ही कर दी गई थी, लेकिन जो उसका टेन्योर निर्धारित किया गया था पहले वो 2020 से 2025 अर्थात 2020 वाले फाइनेंशियल ईयर, जो 2020 और 21 फाइनेंशियल ईयर से लेकर 2024 और 25 फाइनेंशियल ईयर तक उसको लागू करना था। लेकिन किसी कारणवश इसको 2020 और 21 फाइनेंशियल ईयर एक वर्ष के लिए और आपका 2021-22 से 2025-26 तक के लिए इसका टेन्योर निर्धारित किया गया। अर्थात एक वर्ष के लिए आपका 20 और 21 के मध्य, और आपका 21 से लेकर फिर 26 तक 5 वर्ष के लिए इसके रिकमेंडेशन को लागू किया जाएगा 15वें फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन को। श्रोताओं, अब हम लोग 15वें फाइनेंस कमीशन के बारे में थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे, क्या क्या उसकी रिकमेंडेशन थी और किस प्रकार से ये डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है स्टेट और सेंट्रल के मध्य। तो सबसे पहले अगर हम इसके चेयरमैन की बात करें तो एन.के. सिंह इसके चेयरमैन थे, और मेंबर्स की बात करें तो अजय नारायण झा, डॉक्टर अनूप सिंह फुल टाइम मेंबर थे। और इसके अगर पार्ट टाइम मेंबर्स की बात की जाए तो डॉक्टर अशोक लाहिरी, डॉक्टर रमेश चंद्र इसके पार्ट टाइम मेंबर थे। अगर हम लोग इसके जो क्राइटेरिया था वेटेज, जो इस फाइनेंस कमीशन ने जो वेटेज निर्धारित किया था डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, वो कुछ इस प्रकार था। पॉपुलेशन के लिए 15%, एरिया के लिए 15%, फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी के लिए 10%, इकोनॉमिक डिस्टेंस के लिए 45%, टैक्स एंड फिक्सल एफर्ट के लिए 2.5% एंड डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस के लिए 12.5% का ये वेटेज निर्धारित करता है, जिस अनुसार आपका स्टेट और सेंट्रल के मध्य जो टैक्सेस का है वो बंटवारा होता है। अगर हम लोग इसके रिकमेंडेशन के अनुपात में अगर हम लोग बात करें कि जो हाईएस्ट एलोकेशन किया गया है जिस स्टेट को, अगर हम लोग उसकी हायरार्की की बात करें, टॉप 5 स्टेट की बात करें, जिस टॉप 5 स्टेट को हाईएस्ट एलोकेशन दिया गया है, तो उसमें है आपका उत्तर प्रदेश 17.939%, उसके बाद है बिहार 10.058%, उसके बाद है मध्य प्रदेश 7.85%, उसके बाद है वेस्ट बंगाल 7.523%, उसके बाद है आपका महाराष्ट्र 6.317%। अगर हम लोग लोएस्ट एलोकेशन की बात करें, जो लोएस्ट एलोकेशन जिस स्टेट को दिया गया है वो है आपका गोवा 0.386%। इसके बाद अगर हम लोग देखने का प्रयास करें जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो टैक्सेस, मान लीजिए अगर 100 करोड़ से अगर उसको टैक्स प्राप्त हो रहा है, तो जो 15वें फाइनेंस कमीशन ने जो रिकमेंडेशन दी थी कि उसका 41% सेंट्रल किसको एलोकेट करेगा, उसका जितना भी टैक्सेस के तहत उसको रेवेन्यू प्राप्त हो रहा है उसका 41% आपका उस शेयर को वो डिवाइड करेगा स्टेटों के बद्ध, अर्थात उसको डिस्ट्रीब्यूट करेगा स्टेट के साथ। अर्थात 100 करोड़ अगर उसको मिल रहे हैं तो 41 करोड़ वो स्टेट को देगा। अगर हम लोग 14 फाइनेंस कमीशन की बात करें तो 14 फाइनेंस कमीशन ने कितना निर्धारित किया था, आपका 42% निर्धारित किया था। तो
श्रोताओं, ये आज हम लोगों ने समझने का प्रयास किया फाइनेंस कमीशन के बारे में, और फाइनेंस कमीशन को समझने के साथ साथ हम लोगों ने ये भी समझने का प्रयास किया कि 15वें जो फाइनेंस कमीशन था, वित्त आयोग था, उसने किस प्रकार से वेटेज असाइन किया है, वेटेज निर्धारित किया है डिस्ट्रीब्यूशन का, और ये भी जाना कि किस स्टेट को सबसे ज़्यादा फाइनेंस एलोकेशन हो रहा है। तो श्रोताओं, उम्मीद है कि ये जो रेडियो टॉक है वो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो इसी के साथ मैं आप लोगों से अलविदा लेता हूँ और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट रेडियो टॉक में। थैंक यू।